कल रात में मेरी ड्यूटी में सर एक अनकॉन्शियस पेशेंट आया और वो क्यों अनकॉन्शियस था उसका कारण मैं पता लगाना चाहता हूं सर, और वो कैसे क्या हुआ। अगर नाइट ड्यूटी में आप लिमिटेड रिसोर्स के साथ हैं, अचेत अवस्था में एक मरीज लाया जाता है जिसको ऑल्टर्ड सेंसोरियम कहते हैं, और अटेंडेंट का प्रेशर होता है कि हमारा मरीज क्यों बेहोश हो गया, थोड़ी देर पहले चल रहा था, शाम को चाय ठीक से पी थी, एकदम बेहोश हो गया, तो आपके दिमाग में क्या क्या बातें आनी चाहिए। एज यंग डॉक्टर्स या एज यंग नर्सिंग ऑफिसर्स हम लोगों को कितना पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बेहोशी की हालत, इसका मतलब दिमाग कहीं ना कहीं से काम नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि हायर मेंटल फंक्शंस डिस्टर्ब होने लगे हैं। सबसे पहला कारण ये हमें दो भागों में बांट लेना चाहिए कि ये न्यूरोलॉजिकल कॉज है या नॉन न्यूरोलॉजिकल कॉज है। नॉन न्यूरोलॉजिकल कॉज को मेटाबॉलिक कॉज कहेंगे, और न्यूरोलॉजिकल कॉज को कैसे करेंगे कि स्ट्रोक तो नहीं हो गया, पैरालिसिस तो नहीं हो गई, ब्लीडिंग तो नहीं हो गई, हेड इंजरी तो नहीं हो गई, गिर तो नहीं पड़े, सबड्यूरल हेमाटोमा तो नहीं हो गया, और ब्रेन के अंदर की शिकायतें जिसको नॉर्मल प्रेशर, हाइड्रोसिफलस और ऐसी चीजें कहते हैं वो तो नहीं हो गई। तो ये आएगा आपका न्यूरोलॉजिकल कॉज कि इस डब्बे के अंदर कुछ हो गया, इस डब्बे के अंदर ढूंढो, कैसे पता लगेगा। तो इस डब्बे के अंदर ढूंढने के लिए फिर आपको सीटी स्कैन, एमआरआई, लंबर पंचर, सीएसएफ, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, प्लांटर फ्लेक्सर, इन चीजों को देखना पड़ेगा और हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। वो बताएंगे कि भाई ये आज सुबह बाथरूम में गिर गए थे, धीरे धीरे 3-4 घंटे में थोड़ा सा कमजोर होने लगे, अब तो बेहोश हो गए। तो इसका मतलब तुम्हारा दिमाग चल जाएगा कि हो ना हो कि हेड इंजरी की वजह से जो सुबह बाथरूम में गिरे थे, सर में चोट आई तो इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हुई। इंटरनल ब्लीडिंग धीरे धीरे हुई, जब धीरे धीरे हुई तो उसने धीरे धीरे ब्रेन को दबाया, जब धीरे धीरे ब्रेन को दबाया तो ब्रेन के फंक्शंस कम होने लग गए। अब इतने कम हो गए कि हम अचेत अवस्था में आ गए। तो खट से एक सीटी स्कैन ऑर्डर किया जाएगा जिससे आपको मोटा मोटा यह पता लगेगा कि मरीज के सर के अंदर कुछ है भी कि नहीं, कि आप गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो। इसी तरीके से स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज की डायग्नोसिस के लिए मरीज बताएगा कि डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर के मरीज है, 20 साल से, 15 साल से, 18 साल से, इधर 4-6 दिन से ब्लड प्रेशर की गोली खाना भूल गए थे, खत्म हो गई थी, ला नहीं पाए थे, कोई लाने वाला नहीं था। तुम ब्लड प्रेशर नापोगे तो आएगा 200/120, 220/120। तो खट से तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा हाँ भाई हो ना हो ये ब्रेन हेमरेज या क्लाट वाली सिचुएशन बन रही है मरीज के अंदर। तो कहीं ना कहीं मरीज से बात करोगे, समझोगे तो तुमको आइडिया लगेगा कि क्या है। अगर मान लो मरीज कहता है वो साहब महीने 2 महीने से कुछ चाल ऐसी हो गई थी कि ऐसे ऐसे करके चलते थे, ऐसे ऐसे करके चलते थे, बेबी स्टेप्स लेकर के, तब तुम्हारे दिमाग में बात आएगी कि हो ना हो ये ब्रेन में जो झिल्ली होती है 3rd और 4th वेंट्रिकल, उसमें पानी बढ़ गया होगा जिसको एनपीएच कहते हैं, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफलस, जिसके कारण इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही होगी। तो ये न्यूरोलॉजिकल कॉजेज आ गए है ना। उसके बाद अगर मान लो न्यूरोलॉजिकल कॉजेज में कहीं कुछ नहीं मिल रहा होगा, नहीं साहब ये तो हट्टा कट्टा बाका जवान 24 साल का आदमी था और इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, वृद्ध थे, जरूर वृद्ध थे, 65 साल के ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सडन अनकॉन्शियस हो गए, ना गिरे, ना कोई ब्लड प्रेशर था, ना कोई दवा खाते थे, आपने भी ब्लड प्रेशर नापा नॉर्मल था, तब फिर आप मेडिकल प्रॉब्लम में से आओगे। याद रखिए 3 वाइटल ऑर्गन्स की वजह से भी हम बेहोश हो सकते हैं। कौन सी 3 वाइटल ऑर्गन है? पहली वाइटल ऑर्गन आएगी किडनी। अगर आप किडनी के मरीज हैं और आपका ब्लड यूरिया सीरम क्रेटिनिन एक स्तर के ऊपर चला जाएगा तो आप मूर्छित हो जाएंगे। इसको कहा जाता है यूरेमिक इंसेफेलोपैथी, यूरेमिया की वजह से बेहोश हो जाना। तो यूरिया क्रेटिनिन से पता लग जाएगा। अगर आप शराब पीते थे, बहुत तला भुना खाते थे, लिवर की बीमारी हो गई है, फैटी लिवर डिजीज हो गई है, तो कई बार ऐसा होता है कि आपका लिवर स्टैटियोसिस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लिवर में फाइब्रोसिस होने लगती है जिसके कारण अमोनिया बढ़ने लगता है, और जब सीरम अमोनिया बढ़ता है तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है और ब्रेन में मूर्छा ले आता है। तो दूसरा कारण होगा फेलिंग लिवर। तो पहला मूर्छा का कारण होगा फेलिंग किडनी, दूसरा कारण हुआ फेलिंग लिवर, तीसरा कारण हुआ फेलिंग लंग। अगर लंग फेल करेगा, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर होगा मरीज को, लंग में CO2 बढ़ने लगेगा, CO2 रिटेंशन होने लगेगा, CO2 नर्कोसिस होने लगेगी, तो भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, पीएच कम होगा, तो रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी और मरीज की क्षमता जो है चेतनता की चली जाएगी। तो लंग से हो गया। तो इसका मतलब आपने सीखा कि बेहोशी के क्या क्या कारण बने, एक न्यूरोलॉजिकल ब्रेन वाले और दूसरे नॉन न्यूरोलॉजिकल बाकी ऑर्गन वाले, किडनी वाले, लिवर वाले और लंग वाले, है ना। एक बचा हार्ट से जनरली हार्ट फेलियर से भी मूर्छा आएगी। कौन सी मूर्छा आएगी? अगर हार्ट का पेस मेकर खराब हो जाएगा तो हार्ट धड़कना बंद कर देगा, बहुत स्लोली धड़केगा, हार्ट रेट नॉर्मली 70-72 होना चाहिए।
जो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के पेशेंट होंगे उनमें हार्ट रेट कम होकर के कई बार 30 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा और मरीज बैठे बैठे धड़ाम से गिरेगा, बैठे बैठे धड़ाम से गिरेगा, बैठे वो बात कर रहा है धड़ाम से गिर जाएगा, फिर 1 मिनट बाद होश में आ जाएगा, फिर गिर जाएगा। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन आ रही है वेयर द पेशेंट इज कंटिन्यूअसली, उसकी ऑन गोइंग कॉन्शियसनेस आ रही है जा रही है और मॉनिटर लगा है और मॉनिटर में तुम देख रहे हो सीवियर ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, तो इसका मतलब ब्रेडिकार्डिया के भी कई कारण है पर एक कार्डियक कॉज भी बना, तो तुरंत ईसीजी करके देखोगे, कार्डियोलॉजिस्ट से बात करोगे, देखोगे कि CAHB तो नहीं हो रहा है कि उसको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो रहा हो, मॉर्बिड सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक हो रहा हो, क्या हो रहा हो, तो ये इस तरीके से हम अनकॉन्शियस पेशेंट को अप्रोच करेंगे। समझ गए आप?